स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का संपूर्ण किताब का पूरे किताब का हर एक चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम 56 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। क्लास 12 बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर को चैप्टर वाइज हम पूरे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं सबको आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हमारा वन शॉट का वीडियो है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज का वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको शेयर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर हमारा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि पुष्पदल का क्या कार्य है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पुष्पदल का क्या कार्य है। तो देखिए, पुष्पदल के मुख्य दो कार्य, यहाँ पे मुख्य दो कार्य ने बताया है। देखिए, पहला क्या है, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना, और दूसरा है कलिका अवस्था में जनन अंग की रक्षा करना। ये होता है पुष्पदल का मुख्य कार्य। एक होता है कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करना, यानी जो कीट देखेंगे उनको तो उनकी तरफ आकर्षित होंगे, ये होता है। दूसरा कलिका अवस्था में जब जब जो होता है जन अंग जो कली की अवस्था में होता है उसकी रक्षा करना। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है। तो देखिए इसका उत्तर, पराग कोश की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं। जो पराग कोश होता है उसके सबसे अंदर जो परत होती है, सबसे भीतर जो परत होती है उसे टेपिटम कहते हैं। यह परागकणों को पोषण प्रदान करता है तथा इसमें से विभिन्न प्रकार के एंजाइम और हार्मोन्स का स्राव होता है। जो टेप्टम होता है यह परागकोश के सबसे भीतरी परत होती है। यह परागकणों को पोषण प्रदान करता है और इसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम इससे क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, स्राव होते हैं। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि कीट परागित पौधों के नाम लिखिए। तो देखिए, साल्विया, बोगनविलिया और डायंस क्या है, डायंथस, ये सभी तीन पौधे क्या हैं, ये पौधे सभी क्या है, कीट द्वारा यानी कीटों के द्वारा परागित होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, जलीय परागण करने वाले दो पौधों के नाम लिखिए। तो देखिए, जलीय परागण करने वाले दो पौधे, एक है हाइड्रिला, दूसरा हो गया बेलिसनेरिया। ये सभी क्या होते हैं, जल द्वारा परागण होता है इनका। अब देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। तो देखिए, एक तो हो गया सेब, दूसरा हो गया नाशपाती, ये जो है आभासी फल हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है अनिषेक जनन क्या है। तो देखिए, अनिषेक जनन क्या होता है, बिना निषेचन के ही बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण तथा बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। देखिए, जिसमें बिना निषेचन के ही बीजांड के द्वारा भ्रूण का विकास होता है उसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे कि धतूरा और आलू, ये होता है अनिषेक जनन। आगे देखिए, आगे है अनिषेक फलन क्या होता है। देखिए, अनिषेक फलन क्या है। देखिए, इसका उत्तर, बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। जैसे कि केला, पपीता, संतरा आदि। क्या यहाँ पर रहेगा, संतरा। इसमें क्या होता है, बिना निषेचन के ही क्या होता है, बिना निषेचन के अंडाशय से ही फल का निर्माण हो जाता है। ये हो गए पहले चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से इतने ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद आ गया अध्याय 2। तो अध्याय 2 में देखिए 2 नंबर वाले कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए, 8वां क्वेश्चन है कि वृषण के 2 कार्य लिखिए। देखिए, वृषण के 2 कार्य, एक तो हो गया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव और दूसरा होता है शुक्राणु का निर्माण करना। ये होता है वृषण के 2 कार्य। वृषण कहाँ होता है, वृषण मनुष्य के नर जनन अंग होता है जो पेनिस के नीचे होता है, जो अंडाकार 2 रचनाएं होती हैं, इस प्रकार से बनी होती है। ये होता है वृषण और यहाँ पे पेनिस होता है। आगे देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि लीडिंग कोशिकाओं के कार्य लिखिए। तो उत्तर देखिए, वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। लीडिंग कोशिका का कार्य क्या होता है, लीडिंग कोशिका जो होती है उसका वो क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करती है और क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में क्या होती है, सहायक होती है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं में निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कला का कार्य लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर इसका हो जाएगा, निषेचन की प्रक्रिया, महिलाओं में निषेचन की प्रक्रिया
फैलोपियन नलिका में होती है। कहाँ पे होती है? फैलोपियन नलिका में होती है। निषेचन कला अन्य शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश करने नहीं देती। देखिए, जो अंडाणु होता है, सेक्स के दौरान जब शुक्राणु अंडाणु को जाकर भेद देता है, तो जो जो निषेचन कला होती है, इसके बाद जब शुक्राणु भेद देता है, उसके बाद कोई भी शुक्राणु को अंडाणु के पास आने नहीं देती। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय के दो कार्य लिखिए। तो देखिए अंडाशय के दो कार्य, एक तो हो गया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्राव करना और दूसरा हो गया अंडाणु का निर्माण करना। ये अंडाशय के दो कार्य हो गए। तो ये हमारे थे दूसरे चैप्टर मानव जनन चैप्टर से 2 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए आ गया अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां क्या हैं। तो देखिए उत्तर, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी जो है क्या है, परिवार नियोजन की अस्थायी क्या है, विधि है। देखिए पुरुष नसबंदी को कहते हैं वेसेक्टोमी कहते हैं और महिला नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि IVF, EMTP, ART और फिर IUD का पूरा रूप लिखिए। तो देखिए IVF का होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और MTP का होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ART का होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और IUD का होता है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। ये होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वपात्र निषेचन क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, महिला के अंडाणु व पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर शरीर जितने ताप पर प्रयोगशाला में परखनली के अंदर निषेचित कराना स्वपात्र निषेचन कहलाता है। देखिए महिला के शरीर के अंदर जिस जिस तापमान पर जिस तापमान पर जिस वहाँ का जो तापमान होता है, जितना शरीर का ताप होता है महिला के अंदर जितना तापमान होता है, जब शुक्राणु क्या करता है अंडाणु को भेदता है, उसी ताप पर क्या महिला के अंडाणु को और पुरुष के शुक्राणु को बाहर निकालकर प्रयोगशाला में उसी तापमान पर निषेचित कराना क्या कहलाता है, स्वपात्र निषेचन। इसके बाद निषेचन करा के जब भ्रूण बन जाता है, इसको महिला के फैलोपियन नलिका में रख दिया जाता है, जिससे समय पूरा होने के बाद महिला बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद देखिए आगे हमारा अध्याय 4। अध्याय 4 हमारा क्या है, वंशागत तथा विविधता। तो देखिए इसमें 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चयन किया, किन्हीं 2 लक्षण के नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया। नंबर 1 क्या है, बीज का रंग और फिर पुष्प का रंग और फिर बीज का आकार और फिर पुष्प की स्थिति। 7 हमें क्या कहता है, 7 विविध लक्षणों का उन्होंने प्रयोग किया था, चयन किया था। हमें पूछ रहा है कि किन्हीं 2 का लक्षण लिखिए, तो हमने यहाँ पे 4 का लिख दिया है। सिर्फ 2 का ही पूछता है, लेकिन हमने यहाँ पे 4 का लिख दिया है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, तेरा मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण, यहाँ पर रहेगा लिंग, मनुष्य में लिंग निर्धारण के हेतु मादा समयुग्मज यानी जो महिला होती है उसमें XX गुणसूत्र होता है, समयुग्मज यानी दोनों समान होते हैं। समयुग्मजी का मतलब होता है समान युग्मक, तथा नर विषम युग्मकी होता है, यानी इसमें विषम युग्मक होते हैं, XY होते हैं। गुणसूत्र क्या है, उत्तरदायी होते हैं। देखिए कैसे, देखिए महिला में होता है XX गुणसूत्र और पुरुष में होता है XY। जब महिला का X गुणसूत्र क्या करता है, अब देखिए पुरुष का XY होता है, पुरुष के X गुणसूत्र से मिलता है तो XX युग्मक बनता है जो लड़की होती है, और जब महिला का X गुणसूत्र पुरुष के Y गुणसूत्र से मिलता है तो XY युग्मक बनता है जो कि लड़का होता है। यानी कि सम युग्मक जो रहेगा तो लड़की होगी, विषम युग्मक रहेगा तो लड़का होगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो देखिए डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है, क्या होती है, इसमें बढ़ जाती है, 2n+ हो जाता है, यानी कि एक गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है। तो डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र हो जाता है और टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र माइनस हो जाता है, घट जाता है, तो उसमें 45 रह जाता है। और समान लोगों में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं।
23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जिसको डाउन सिंड्रोम रहेगा उसमें एक गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाएगा, जिससे उनको डाउन सिंड्रोम रोग से ग्रसित होते हैं, और टर्नर सिंड्रोम जिसको ग्रसित होते हैं उसमें एक गुणसूत्र की कमी होती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी है। तो देखिए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या फिर 46। 23 जोड़ी यानी कि 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 46 आएगा, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए की शर्करा में क्या अंतर है। देखिए, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, जबकि आरएनए में क्या होती है, राइबोस शर्करा होती है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु में रूपांतरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था और क्या निष्कर्ष निकाला। देखिए, ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम निमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में क्या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में रूपांतरण किया था, तथा यह पता लगाया कि आनुवंशिक पदार्थ के कारण ही क्या होता है, रूपांतरण होता है। अब आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए उत्तर, आनुवंशिक कीट की 2 विशेषताएं, एक है यह कोमा रहित होता है और दूसरा यह संदिग्ध होता है। ये है आनुवंशिक कीट की 2 विशेषताएं। अब देखिए हमारा आ गया नेक्स्ट चैप्टर, तो क्या है, विकास। चैप्टर नंबर 6 क्या है, विकास है। तो देखिए इसमें 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवशेषी अंग क्या है, मानव में पाए जाने वाले किसी 2 अवशेषी अंग का नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, वह अंग जो जीवधारियों द्वारा उपयोग न किए जाने के कारण अवशेषी अंग हो गए हैं, यानी अवशेषी अंग जिसे यूज ना किया जा सके, जो यूज में ना आ जाए, एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कि निवेशक पटल, पुच्छ कोशिकाएं शरीर के बाद, जैसे कि यहाँ पर रहेगा जो निवेशक पटल यानी कि कर्णपटल, यानी काल का जो यहाँ पे आपको बाहर जो चमड़ा निकला हुआ दिख रहा है ये है। और पुंछ कोशिका यानी जो पूंछ है, कुछ देखिए बहुत लोगों का मानना है कि पहले मनुष्य में पूंछ होते थे। आप अपने पीछे टच करेंगे हड्डी के पास, देखिए वहाँ पे एक पूंछ की तरह हड्डी बनी हुई है। तो मानना है वैज्ञानिकों का कि अगर जब इसमें पूंछ हम लोग में पूंछ था, जब पूंछ का उपयोग नहीं हुआ तो धीरे धीरे समाप्त हो गई। इस प्रकार से बाल और नाखून का कोई उपयोग नहीं, इस प्रकार धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये अवशेषी अंग होते हैं। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का उद्भव किस युग में हुआ। क्रोमैग्नान मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। जो क्रोमैग्नान मानव होता है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम बताना है। तो देखिए, मानव का उद्भव प्लीस्टोसिन युग में हुआ। कब, प्लीस्टोसिन युग में। और क्रोमैग्नान मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम जो है वह होमो सेपियंस क्या है, फॉसिलिस। ये है क्रोमैग्नान मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम। और मानव का उद्भव कब हुआ, प्लीस्टोसिन युग में हुआ था। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रोमर के मतानुसार आधुनिक बानों की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, रोमर ने मानव प्रजातियों को 4 प्रमुख भागों में बांटा है। कितने भागों में, 4 भागों में। नंबर 1 है कॉकेसाइड्स, दूसरा है मंगोलाइड्स, तीसरा है निग्रोइड्स और फिर चौथा है ऑस्ट्रेलाइड्स। ये 4 समूह है जो को मानव प्रजातियों को बांटा है किसने, रोमर ने। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनले मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन पदार्थों के संयोजन से अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया। क्या है, संश्लेषण किया, यहाँ पे रहेगा। तो देखिए, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन तथा जलवाष्प। इन्होंने हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन को 2:1:1 के अनुपात में मिलाया। देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन को क्या किया, हाइड्रोजन 2 किलो लिया, तो अमोनिया 1 किलो लिया और फिर मीथेन 2 किलो लिया। इस प्रकार से इन्होंने किया। आगे देखिए, अब आगे हमारा अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, हाथी पांव। हाथी पांव जो होता है जिसे कहते हैं फाइलेरिया, ये परजीवी द्वारा होता है। तो क्या होता है, इसको किससे होता है, ये मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। दूसरा है मलेरिया, जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तीसरा है डेंगू, जो कि मादा एडिज इजिप्टी मच्छर काटने से होता है, इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। तो ये हो गए 3 परजीवी द्वारा उत्पन्न रोग। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन,
कह रहा है कि मनुष्य में 4 विषाणु जनित रोग लिखिए। तो डेंगू, खसरा, चेचक और पोलियो ये क्या विषाणु द्वारा नहीं वायरस द्वारा होते हैं। यहाँ पे कोरोना भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरफेरान क्या है, इनका क्या कार्य है। तो देखिए इंटरफेरान विषाणु प्रोटीन अणु होते हैं। जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं तो ये विषाणु के संक्रमण को क्या करती हैं, रोकती हैं। जो इंटरफेरान होता है ये क्या है, एक विषाणु प्रोटीन अंग है। जब कोशिका विषाणु से ग्रसित हो जाती है, रोगी हो जाती है विषाणुओं से, तो यह क्या करती है, विषाणुओं के संक्रमण को कम करती है, उसे रोकती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर देखिए WHO के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहता है। स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति व्यक्ति शरीर यानी शारीरिक यानी उसका शरीर पूरा स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से यानी उसको मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ रहे, सामाजिक रूप से यानी समाज में भी लोग उसे स्वस्थ कहें, समाज किसी से बात करे तो सही तरीके से करे, तो ये होता है स्वास्थ्य। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में 4 जीवाणु जनित रोग के नाम लिखिए। हैजा, टिटनेस, निमोनिया और काली खांसी ये मनुष्य में जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। अब देखिए हमारा आगे अगला चैप्टर अध्याय 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि दूध से दही कौन बैक्टीरिया बनाता है। तो देखिए उत्तर लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो देखिए एसिटोबैक्टर एसीटी जीवाणु का उपयोग सिरका बनाने में होता है। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, ये 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो देखिए पेनिसिलिन की खोज सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, या पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त होती है जो पेनिसिलिन होती है। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए नॉस्टाक एनाबीना और राइजोबियम ये जो हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीव। यहाँ पे 2 पूछा था, हमने यहाँ पे आपको 3 बता दिया है। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस क्या है। तो देखिए बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो घरेलू व कृषि अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा बनाई जाती है। इसका प्रमुख घटक क्या होता है, मेथेन होता है। बायोगैस क्या है, बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है जो घरेलू व कृषि अपशिष्ट पदार्थों से बनाई जाती है, जैसे कि मनुष्य के लैट्रिन से बनती है, पशुओं के लैट्रिन से बनती है, और इसका प्रमुख घटक क्या होता है, मेथेन होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा चैप्टर आ गया अध्याय 9 ज्यो प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। तो देखिए इसका उत्तर डीएनए अणु को तोड़ने के लिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग होता है। किसका, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है ये डीएनए को तोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए खंड को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का उपयोग होता है। तो ये लाइगेज एंजाइम होता है जो डीएनए खंड को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड क्या है, यह कहाँ पाया जाता है। तो उत्तर देखिए ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। ये जीवाणुओं व ईस्ट में पाए जाते हैं जो प्लाज्मिड होते हैं। ये क्या है, ये जीवाणु में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आ जा सकता है। ये जीवाणुओं में क्या, जीवाणु व ईस्ट में पाया जाता है। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया। तो देखिए पुनर्योगज डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में स्टेनले कोहेन व हार्बर्ट बोयर ने किया था। अब हमारा आ गया अध्याय 10। तो अध्याय 10 क्या है, जो प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि बायोपायरेसी
क्या है? तो देखिए, जब किसी देश की कंपनियां या अन्य संगठन किसी अन्य देश के जैविक संसाधनों का प्रयोग बिना प्रतिकर, भुगतान या बिना सहमति के करते हैं तो इसे बायोपायरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है? जैसे कि एक देश, कोई देश है, वह दूसरे देश की किसी कंपनी या संगठन का उपयोग उससे बिना कर दिए या उसकी बिना उसकी अनुमति के या बिना उसकी सहमति के इसका उपयोग करता है तो उसे बायोपायरेसी कहते हैं। अब देखिए आ गया 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक आनुवंशिक रूपांतरित पौधे का नाम लिखिए। तो देखिए, सुनहरा चावल, इसमें क्या है? बी कैरोटीन की मात्रा, इसमें बी कैरोटीन की मात्रा क्या है? अधिक होती है, जो विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है। कौन? जो सुनहरा चावल होता है, गोल्डन राइस जिसे कहते हैं। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बीटी फसल क्या है? तो देखिए, बीटी फसल जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल होती है जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि बेसिलस thuringiensis। ये क्या है? एक बीटी फसल है। इसमें क्या होता है? अगर इसे जीवाणु खाएंगे, कीड़े खाएंगे तो कीड़े खुद ही मर जाएंगे। इसमें एक विषैला पदार्थ होता है। अब देखिए आ गया अध्याय 11, जो कि है जीव और पर्यावरण। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 43 है कि बायोस्फीयर क्या है? तो देखिए, बायोस्फीयर जिसे जीवमंडल कहते हैं, पृथ्वी का वह भाग है जहाँ सजीव निवास करते हैं, यानी जीवित लोग निवास करते हैं। यह होता है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में विद्यमान है। देखिए, स्थल मंडल में जो है, स्थल मंडल जमीन को कहते हैं, जल मंडल जो समुद्र है, नदियां हैं, वायुमंडल आकाश है। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चर घातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। तो देखिए, चर घातांकी वृद्धि का समीकरण जो होता है n बटे डी टी बराबर आर एन, ये होता है। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, इकोटोन क्या है? तो देखिए, दो पारितंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों पारितंत्रों के जीव निवास करते हैं उसे इकोटोन कहते हैं। जैसे कि दलदल व क्या है? ज्वार, क्या है? ज्वारंद मुख, दलदल और ज्वारंद मुख, ये क्या है? इकोटोन है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12 आ गया, पारितंत्र। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि पारितंत्र किसे कहते हैं? तो देखिए, वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक घटक के बीच संबंध को बताता है उसे पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने सन 1935 ईस्वी में किया था। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य जाल क्या है? तो देखिए, प्रकृति में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से एक जटिल तंत्र का निर्माण होता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। क्या होता है? प्रकृति में जो विभिन्न खाद्य श्रृंखला है उसको अगर हम आपस में जोड़ें तो एक जटिल तंत्र बनेगा जिसे ही खाद्य जाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन कि अपमार्जक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, वह जीव जो जंतुओं के मृत देह को खाते हैं, यानी जैसे कि बहुत से जीव हैं, जो कोई जीव मर जाता है तो उसके मृत शरीर को, सड़े गले मांस को खाते हैं, जैसे गिद्ध हो गया, ये सब सड़े हुए जानवरों को खाते हैं। तो वही जीव जो जंतुओं के मृत शरीर या देह को खाते हैं उन्हें अपमार्जक कहते हैं, जैसे कि गिद्ध और लकड़बग्घा। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि खड़ी फसल क्या है? तो देखिए, खेत की वह उपज या पैदावार जो तैयार हो गई हो लेकिन अभी कटी ना हो उसे खड़ी फसल कहते हैं। जैसे कि आपके खेतों में अगर धान तैयार है, धान पक के तैयार है, अभी कटा नहीं है, तो क्या है? खड़ी फसल है। अब आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी हमारा 13 नंबर चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, पारितंत्र के कारण जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जो पारितंत्र है, पारितंत्र के कारण जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है, जैसे कि कोई जीव रेंगता है, कोई जीव चलता है, कोई जीव मुंह से खाता है, तो कोई जीव क्या कहता है? हाथ चुटा के खाता है, कोई जीव तो ऐसे डायरेक्ट मुंह से चल लेता है, घास खाता है, कोई जीव मांस खाता है। तो ये सभी पारितंत्र हैं, जो सॉरी ये सभी क्या है? जैव विविधता है। जैव विविधता यानी जीवों में विविधता। अब आगे देखिए
जैव विविधता की क्षति होने के दो कारण, एक है अतिदोहन, दूसरा आवासीय क्षति। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जातियां क्या हैं? तो देखिए वह जातियां जो भविष्य में विलुप्त होने के कगार पर हैं उन्हें संकटग्रस्त जातियां कहें, जैसे कि टोडो पक्षी या कस्तूरी मृग, ये सभी क्या हैं? संकटग्रस्त जातियां, यानी कि जो जातियां खत्म होने वाली, जैसे कि देखिए बाघ हो गया, बाघों की संख्या बहुत कम बची हुई है तो ये भी क्या है? संकटग्रस्त है। तोता हो गया, तोतों की संख्या बहुत कम, ये भी क्या है? संकटग्रस्त में आता है। तो टोडो पक्षी, कस्तूरी मृग, ये सभी एकदम पूरा खत्म होने की कगार में, कहीं एक दो बचे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्या है? तो देखिए तप्त स्थल पृथ्वी पर उपस्थित वह क्षेत्र होता है जहां की प्रजातियां संकट में होती हैं, उसे तप्त स्थल कहते हैं, जैसे कि पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट आदि। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए वह क्षेत्र जहां पर वन जीवों को संरक्षित रखा जाता है उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यहाँ पर शिकार खेलना, पशु चराना, खेती करना आदि पर निषेध यानी रोक होता है, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेड डाटा बुक क्या है? ये हर साल पूछता है। देखिए क्या है, यह एक ऐसी किताब है जिसमें विभिन्न संकटग्रस्त जीवों को क्रमानुसार अंकित किया गया है। इसमें जितने भी संकटग्रस्त जीव हैं उन सभी को इसमें उसका लेखा, उसको सभी को क्रमित किया गया है, लिखा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर क्लास 12 बायोलॉजी का सभी चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, तो इसी प्रकार से हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का भी वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।